देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दूसरी तिमाही में अपने नतीजे पेश कर दिए हैं और जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो 17,394 करोड़ आया है। जो हमारा एक्सपेक्टेशन था 17,872, उसके सामने 17,394 आया है। लेकिन पिछली बार जो नंबर था 16,995, उससे ये बढ़ के आया है। तो तिमाही दर तिमाही अगर आप नंबर देखेंगे तो 16,000 करोड़ के सामने काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ के आया है, 17,394 करोड़। ये कंसोलिडेटेड नंबर है, यानी इसके अंदर जितने तरीके के बिजनेस है रिलायंस में भी, वो सारे प्रॉफिट्स को इसमें इंक्लूड करके आपको देखना चाहिए। 16,000 से एब्सोल्यूट नंबर से बढ़ के 17,394 करोड़, यानी लगभग आप देखिए 1300-1400 करोड़ रुपए बढ़ के यहाँ पे प्रॉफिट आया है। अभी तक एक नंबर आया, इसलिए हम लोग उसकी बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का। इससे पहले शाम को 6 बजे के आसपास जियो का नंबर आ चुका है और जियो का मुनाफा आया है 5,058 करोड़। जो हमारा अनुमान था 5,010 करोड़, उसके सामने 5,058 करोड़ आया था और रेवेन्यू आया है 24,750 करोड़। एक्सपेक्टेशन था कि 24,000 करोड़ के आसपास आना चाहिए, वो नंबर 700 करोड़ यहाँ पे बढ़ के आया है। और एबिटा 12,578 करोड़, ये नंबर जियो के थे, जो कि अलग सब्सिडी, जो 6 बजे के आसपास नंबर आए थे। अब जो नंबर आ रहा है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंसोलिडेटेड नंबर है, जिसमें ऑयल टू केमिकल, जियो प्लेटफॉर्म और रिटेल के नंबर शामिल माने जाएंगे। इसमें मेजर पोर्शन ऑयल टू केमिकल का होगा, जो इंपॉर्टेंट है, जिस पे हमारी नज़र रहेगी। नंबर 7,394 करोड़ का प्रॉफिट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे लास्ट 3 महीने में, जिस वो क्वार्टर अंडर रिव्यू है, उसमें पहले कुछ महीने यानी 1.5 महीने आप कहिए 45 दिन तक ऑयल प्राइसेस बहुत सॉफ्ट थे। बाकी के 45 दिनों में ऑयल प्राइसेस में ज़बरदस्त तेज़ी आई और एक समय तक $97-98 तक भी गए थे। अगर उस पूरे को हम कंपोजिट करें तो आपको इसका इम्पैक्ट जीआरएम पे दिखेगा, यानी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन। एक बैरल से आप कितना तरीके के प्रोडक्ट बना के उनको बेचते हैं और उसको मार्जिन को स्प्रेड बोलते हैं। तो ये क्वार्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही क्वार्टर में आपने 2 तरह के ऑयल प्राइसेस को बढ़ते हुए देखा। 2,30,000 करोड़ की रेवेन्यू क्लॉक किया इन्होंने और 31,224 करोड़ से बढ़कर 40,968 करोड़ का एबिटा है। 40,968 हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। हमारा अनुमान था कि 40,311 करोड़ का एबिटा आना चाहिए। एबिटा मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उसमें से फिर हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो 40,311 करोड़ के सामने ज़्यादा नंबर बढ़ के आया है ऑपरेटिंग लेवल पे। ये इंटरेस्टिंग है, ये इसलिए होगा क्योंकि स्प्रेड बढ़ के आया है। स्प्रेड मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट बेचा है और जो उन्होंने उसको प्रोसेस किया, उसमें इनको अच्छी मार्जिन हासिल हुई यहाँ पे। तो 38,93 से बढ़कर 40,968 करोड़ का ऑपरेटिंग नंबर है, ये एबिटा नंबर है। रेवेन्यू जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आया बढ़ के करीब 2,30,000 करोड़ के आसपास। अनुमान हमारा था कि 2,24,000 करोड़ के आना चाहिए, 2,32। एक्चुअली ये नंबर बहुत सिग्निफिकेंटली हायर है, बहुत सिग्निफिकेंटली हायर है, क्योंकि हमको ये ऐसा लग रहा था कि क्रूड प्राइसेस नीचे होने की वजह से वॉल्यूम में उतनी जनरेशन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली बढ़ के आया है। इसीलिए रेवेन्यू बाजार के जितने भी एक्सपेक्टेशंस थे, हमने हायर साइड का लेके रखा था, उससे भी बेटर नंबर आए। 2,32,000 करोड़ का रेवेन्यू साल दर साल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बढ़ के आया है। मेहमान कुछ हमारे साथ जुड़े, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। धर्मेश कांत जी हमारे साथ हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। साथ ही मेरे साथ अवस्थी जी जुड़ रहे हैं कैलकाटा से, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। और अमरीश बालिगा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत होगी। क्योंकि ये नंबर हमारे हिसाब से, हमारे अनुमान के हिसाब से काफ़ी बेटर आए हैं। अमरीश बालिगा सर, 2,32,000 करोड़ का रेवेन्यू और हमारे अनुमान से मच बेटर एबिटा, और प्रॉफिट भी हमारे अनुमान से लगभग बराबर। हमने चूंकि काफ़ी हायर साइड पे ले रखा था। पहला रिएक्शन आपका इन नंबर्स पे क्या है? नंबर्स पे पहला रिएक्शन तो क्लियरली पॉजिटिव है, क्योंकि रेवेन्यू तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, मोर लेस फ्लैट जो एक्सपेक्टेड था वही था। बट एबिटा मार्जिन्स हम लोग सोच रहे थे कि इट कैन डिक्लाइन, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया है। एंड आई मीन द एब्सोल्यूट फिगर हैज मूव्ड अप मच बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो एबिटा नंबर्स हैव बीन एक्सट्रीमली गुड, क्योंकि यहाँ पे लाइक ओवरऑल एक्सपेक्टेड था कि पेटकेम मार्जिन्स कम होंगे, but at the same time GRMs will move up, but then it will get limited क्योंकि जो रशियन क्रूड का डिस्काउंट था वो कम हो गया था। तो GRMs मूव होने के बावजूद we were not expecting the margins to really move up too much, पर जो नंबर्स आए हैं काफी अच्छे आए हैं, better than expected। एक्चुअली ये प्लेजेंट सरप्राइज है सर। मैं आपको और बताता हूँ, इसमें पॉलीमर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है
और पॉलीमर की ये ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। ऑयल प्राइसेस सॉफ्ट थे तो हमें लग रहा था कि रेवेन्यू शायद थोड़ा सा कम हो, लेकिन मच बेटर नंबर हमारे अनुमान से है और वॉल्यूम ग्रोथ भी एक्चुअली देखने को मिल रही है। प्राइसिंग इनके फेवर में गई है, इसलिए ऑपरेटिंग नंबर्स बहुत बेटर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ जैसे हमने कहा काफ़ी बढ़ के आई, वो इंटरेस्टिंग है। और कंपनी ने ये तय किया है कि जो कैपेक्स इनको करना है वो इंटरनल एक्रूवल से करेंगे, यानी अपने पास से करेंगे, कोई लोन नहीं लेंगे, और मार्च तक ये शायद पीक हो जाएगा पूरा कैपेक्स का जो साइकिल इस वक्त चल रहा है। तो ये 3-4 चीज़ें इनके काफ़ी फेवर में जाती हैं और ये बढ़ गया है। जो ऑयल टू केमिकल का बिजनेस का जो एबिटा है सर 15,271 करोड़ से बढ़ के आया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऑयल टू केमिकल इनका अभी भी मैक्सिमम जो है लेके आ रहा है 1,59,000 करोड़ के आसपास। जो हमको रेवेन्यू लग रहा था वो 1,48 के आसपास है। जो हमने अभी जिक्र किया कि चूंकि स्प्रेड में इंक्रीज हुआ, मार्जिन इंप्रूव हुआ, तो प्राइसिंग फेवर में गई, तो प्रॉफिट और ऑपरेटिंग नंबर बढ़ के आया, लेकिन वॉल्यूम शायद उतना जो एक्सपेक्टेड लाइन पे था वो जनरेट नहीं हुआ है। बालिगा सर। Yeah, in fact, I mean, O2C का भी I think it's clearly better than जो expected था. I think it has, I mean, whatever numbers have come clearly is better, no doubt. तो एक चीज़ बताइए, जियो के नंबर भी सर आपने देखे होंगे और जियो के नंबर थोड़े से फ्लैट से दिख रहे थे। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी लगभग उसके बराबर। पैट भी वही हमारा अनुमान था 5,010 करोड़ के आसपास आना चाहिए, 5,058 करोड़ के आसपास आया। रेवेन्यू 24,750 करोड़, ऑलमोस्ट लगभग वही अनुमान था, और एबिटा भी 12,000 करोड़ के आसपास। एक रीज़न इसमें यह है कि चूंकि अभी भी जो सर्विसेज ये दे रहे हैं वो 4G की टैरिफ पे है, 4G के प्राइसेस पे है, तो इसलिए शायद बहुत हाई लेवल पे इनको मार्जिन नहीं मिले, जबकि डेटा की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है, बहुत बड़ी डेटा ग्रोथ दिखा रहे हैं ये। लेकिन चूंकि प्राइसिंग अभी भी 4G के लेवल पे ज़्यादा है, तो इसलिए शायद ये नंबर फ्लैट से आप कह सकते हैं जियो के। आपका क्या इसमें असेसमेंट है सर? नहीं, इनफैक्ट जो जियो के नंबर्स आए हैं दे आर मोर लेस एज पर एक्सपेक्टेशन। पर ये भी बात है कि आगे जाके एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स मुझे लगता नहीं कि प्राइसिंग बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, बिकॉज जो 5G का जो सर्विसेज दे रहे हैं दे विल स्टिल कंटिन्यू टू बी एट द 4G प्राइसेस, क्योंकि उसमें बढ़ाने के लिए उनको टाइम लगेगा। तो आई थिंक आई मीन व्हाट इंक्रीज वी कैन सी could be post 3 or 4 quarters. तो मुझे लगता है कि next 1 or 2 quarters I think will be at the same rate. ओके, अवस्थी जी आप को मेरी आवाज़ आ रही हो तो आपका पहला रिएक्शन नंबर्स पे क्या है? क्योंकि मुझे लगता है ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है, बहुत बीट या ऐसा वैसा नहीं है, बट ब्रॉडली चूंकि स्टॉक ऑलरेडी काफी करेक्टेड है तो मुझे लगता है शायद मार्केट का रेस्पॉन्स पॉजिटिव ही रहे कल। ओके, अच्छा मेरे हाथ में प्रेस रिलीज आ गई है, अब मैं डिटेल्स आप लोगों के सामने एक बार रखता हूँ, फिर एक रिएक्शन लेते हैं। इसमें जो टोटल इनकम इनकी है इंक्लूडिंग अदर इनकम वो 2,38,797 करोड़ है। अगर इसमें से 3,800 करोड़ यानी लगभग 4,000 करोड़ आप कम भी कर दें तब भी 2,34-35 के आसपास की इनकी नेट इनकम बैठती है, जबकि पिछले क्वार्टर में यानी जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें 2,14,000 करोड़ थी। तो 2,14 से बढ़ के 2,38, उसमें से वो 3,4,000 करोड़ के जो अदर इनकम अगर उसको माइनस करना चाहे तो करें, लेकिन अगर अब उसको लेके चलें तो, और इस लिहाज से पिछले साल देखें अगर इसी क्वार्टर का लास्ट ईयर जो था वो 2,35 था ओवरऑल, उसमें भी लगभग उतनी डिस्काउंटिंग अदर इनकम की थी। तो ये टोटल इनकम का फिगर यहाँ पे निकल के आ रहा है जो कि बढ़त यहाँ पे दिखा रहा है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें यह है कि जो कई सारे इन्होंने जॉइंट वेंचर्स वगैरह किए थे उन सब के पैसे आए हैं, तो रिटेल की इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो रही है लगातार, क्योंकि वो उससे पैसे चुका पा रहे हैं, जिससे लोन कम हो रहा है और इससे इंटरेस्ट कॉस्ट कम होके आ रही। प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी इस पूरे अंडर रिव्यू क्वार्टर के लिए जो मुनाफे का फिगर है वो जो टोटल नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से कई सारी चीज़ें ड्रॉबैक होंगी जो हम डेफर्ड टैक्स वगैरह हटाएंगे तो टोटल नंबर 19,878 करोड़ आ रहा है। लेकिन इसमें अगर आप डेफर्ड टैक्स 31-3200 करोड़ हटा दीजिए तो फिर नंबर वैसे ही आ जाएगा जो अभी स्क्रीन पे हम लोग दिखा रहे हैं। और पिछले बार ये 18,258 था, तो उसमें भी सेम डिस्काउंटिंग लेंगे। धर्मेश खान जी, नंबर जो बाजार के अनुमान थे उससे बेहतर लगते हुए दिख रहे हैं। कई सारे इंटरनल्स आपने देखे होंगे, आपको कैसे लग रहे हैं नंबर इस वक्त?
देखिए रॉक सॉलिड नंबर्स हैं, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। इनफैक्ट हम लोग का जो अनुमान था उससे 10% ज़्यादा बढ़ के आया है। और जो खास बात ये रही कि चारों वर्टिकल्स के नंबर काफ़ी स्ट्रांग आए हैं, चाहे वो ऑयल एंड गैस सेगमेंट का हो, ऑयल टू केमिकल सेगमेंट का हो, या फिर रिटेल का हो, या जियो प्लेटफॉर्म्स का हो। और जैसे भी अभी पहले जो हमारे कलीग बता रहे थे कि जियो प्लेटफॉर्म्स में ये नंबर और भी आगे बढ़ के आएंगे जब इनका 5G का रेट्स बढ़ेगा। सो ये आरपू काफ़ी बढ़ते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में। तो ऑनलेस जिस तरह से स्टॉक में करेक्शन हुआ, मुझे तो लगता है काफ़ी बड़ा अपस्विंग आपको वनडे को स्टॉक प्राइस में देखने को मिलेगा। और नॉर्मली हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि FY24 के जो नंबर्स हैं मोर और लेस 4 या 5% के ग्रोथ के साथ एंड होंगे ओवर FY23 कॉन्सोल बेसिस पे। बट अब लग रहा है ये नंबर देखने के बाद कि 10-12% का तो अभी ग्रोथ हो रखा है। सो पूरा साल एंड होते होते अराउंड 10 से 12% के आसपास का FY24 में भी पैट ग्रोथ होगा, जो पहले कंसेंसस एस्टिमेट भी नहीं था। तो वहाँ पर इस ओवरऑल बीट ऑन ऑल वर्टिकल्स इट्स अ वेरी गुड बीट। ओके, राइट। अवस्थी जी ये बताइए कि जो इसमें दो हाईलाइट जो मैंने अभी बालिका सर के साथ शेयर की थी कि पॉलीमर के प्राइसेस इम्प्रूव हुए हैं और वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, और ऐसा लग रहा है कि ये कंटिन्यू करेगी, अभी भी आगे भी यहाँ पे जाएगी और प्राइसेस फर्मर रहेंगे। और एक जियो के कॉन्टेक्स्ट में चीज़, जियो के आपने रिजल्ट देखोगे तो फ्लैट से दिख रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं दिखी। तो वो शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी भी 4G के टैरिफ अप्लाई कर रखे। क्या इसका इंटरप्रिटेशन ये हम लोग कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर में ये टैरिफ रिवाइज होंगे और पॉलीमर वाला भी? देखिए पॉलीमर के प्राइसेस तो मुझे लगता है कि लार्जली स्टेबल रहने चाहिए, क्योंकि ऑयल से पॉलीमर वाला जो कन्वर्जन है, ऑयल पे मैं बहुत बुलिश नहीं हूँ लॉन्ग टर्म में। तो मुझे लगता है कि पेटकेम चेन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी शायद आने वाले समय में हमें ना देखने को मिले, बट स्टेबल नंबर्स रहेंगे। जहां तक जियो का सवाल है, मुझे लगता है ये नंबर्स लगातार इंप्रूव होते रहने चाहिए, और जितना आपको 4G 5G वाले टैरिफ इंप्रूवमेंट में शायद नंबर्स नहीं दिखे, अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जियो शायद रैपिडली अपने टैरिफ्स को इम्प्रूव करेगा। लेकिन मुझे लगता है उससे ज्यादा जो इन्होंने एक हैंडसेट लॉन्च किया है एक अलग कस्टमर बेस को एक्वायर करने के लिए, वो एक एडेड एडवांटेज इनके लिए रहेगा। तो अभी भी मेरे हिसाब से अगले साल भर तक शायद कस्टमर एक्विजिशन पे ज्यादा फोकस रहेगा। बट वेब से रिलेटेड जो फाइबर टू होम या एयर फाइबर, या आज जो कल परसों में जो न्यूज आई है सैटेलाइट वाले इंटरनेट की, मुझे लगता है ये काफी बड़ी डेवलपमेंट्स है रिलायंस के लिए, और इंडिया के लिए वो काफी महत्व रखती है, क्योंकि आप एक डिस्टेंट रीजन तक जा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये जियो के लिए खास करके फाइबर काफी इंपॉर्टेंट वर्टिकल रहेगा आने वाले समय में। जहाँ तक टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स का बेस है, मुझे लगता है वहां अभी भी फोकस कंपनी का नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ाने पे ही रहेगा। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। मैं नंबर देख रहा था कि आपको रिलायंस रिटेल के नंबर बताए जाएँ RRVL के। क्वार्टरली रेवेन्यू है 77,148 करोड़ का, जो साल दर साल 18.8% की ग्रोथ दिखा रहा है। क्वार्टरली जो एबिटा है वो 5820 करोड़ का है। मेरा अनुमान था कि इसका एबिटा आना चाहिए 5100 करोड़, उससे बेटर है। 32% की ग्रोथ है इसमें YOY। और टोटल फुटफॉल जो है इनके 26 करोड़ अक्रॉस फॉर्मेट पे थे, और जिसमें से 471 इन्होंने नए स्टोर ऐड किए हैं इस क्वार्टर के दौरान। 15,000 करोड़ करीब इन्होंने कैपिटल रेस की, जिसकी वजह से इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट रिटेल में आगे जाके कम होगी, जो KKR और QI और आडिया को इन्होंने बेचा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जो इनकी ग्रॉस रेवेन्यू बन रही है वो 77,148 करोड़। इंप्रेसिव ग्रोथ दिख रही है रिटेल में, अवस्थी जी? हाँ, रिटेल में ग्रोथ इंप्रेसिव है, और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में भी ये ग्रोथ काफी इंप्रेसिव रहेगी, क्योंकि जिस तरीके का एक्सपेंशन इन्होंने किया है रिटेल स्पेस में, खास करके एरिया में, उसका फायदा अभी भी नंबर्स में दिखना बाकी है। और जैसे जैसे डिलीवरी वगैरह भी एनहांस करते हैं और compete करते हैं अमेजोन जैसे वर्टिकल्स के साथ, जो आने वाले समय में और अग्रेसिव होना चाहिए। और मुझे लगता है जो इसके शॉपर स्टॉप वाले जो स्टोर्स थे, उनको भी जो इन्होंने टेक ओवर करके और रिवैम्प करके लॉन्च कर दिया है, तो उसका फायदा भी हमें पिछली तिमाही भी मैं ये उम्मीद कर रहा था कि इस तिमाही ऑनवर्ड शायद आपको ज्यादा इसका फायदा दिखे। बट मुझे लगता है रिटेल एक ऐसी स्पेस रहेगी जहां आप काफी हाई ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं। टेलीकॉम स्टेबल रहेगा, टेलीकॉम के अंदर फाइबर ज्यादा प्रोवाइड करेगा आपको हिकअप अपसाइड की। और रिटेल में मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहनी चाहिए आने वाले समय में, क्योंकि अब नए ब्रांड्स अपने भी इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं, तो उसका भी फायदा कंपनी को मिलना चाहिए।
प्लस इंटीग्रेटेड जो स्टोर्स हैं अब वो चालू हो गए, ऑनलाइन मॉडल भी काफी अग्रेसिवली ग्रो कर रहा है, एक्सपेंशन भी काफी रैपिड रही है। तो यहाँ मुझे लगता है आने वाले समय में भी आपको इम्प्रूवमेंट और ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके बालिका सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी इसमें, टोटल कैपेक्स इन्होंने एक क्वार्टर के दौरान 38,815 करोड़ का किया है, जिसमें एक बड़ा पोर्शन 5G पैन इंडिया लॉन्च में गया है, राइट। और जिसमें सभी हम कह रहे थे कि ज़्यादातर टैरिफ अभी 4G वाले ही हो रहे हैं। अब ये कंपनी का मानना है कि यहाँ से कैपेक्स धीरे धीरे पीक हो रहा, मार्च तक पीक हो जाएगा, कन्वर्जन होना चाहिए अब तो सर ये। एब्सोल्युटली, इसलिए मैंने कहा था कि पॉसिबली द नेक्स्ट 1 or 2 quarters होगा व्हेन दे आर कन्वर्टिंग फ्रॉम 4G to 5G, और कस्टमर्स को एक बार इसका यूज टू हो जाते हैं तो उसके बाद आई थिंक दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग टैरिफ्स, क्योंकि यदि अभी इंक्रीज करेंगे तो शायद शिफ्टिंग में इशू हो सकता है, 4G to 5G कस्टमर शिफ्ट में इशू हो सकता है। सो आई मीन दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे डन इवन इन द पास्ट, कि जब ब्रॉडबैंड भी उन्होंने जब दिया था, I mean, the rates were much better. So I think, I mean, even now, possibly for 2 or 3 quarters, उन लोग lower rate रखेंगे, and once people get used to it, they'll increase the rates. ओके, और आरपू इनका 2.6% बढ़ के आया है, 181 रुपये 70 पैसे, 180 रुपये 50 पैसे। तो एग्जैक्टली मैं ये कहा था ना कि चूंकि टैरिफ हाइक लिया नहीं है तो आरपू कोई खास आएगा नहीं, वो एकदम फ्लैट सा है, लेकिन फिर भी चलो लिटिल बेटर, समथिंग इज बेटर। तो थोड़ा सा बढ़ के आया, लेकिन 181 हमारा अनुमान था कि 182.50 आना चाहिए, उससे थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन फिर भी बेटर यहाँ पे। तो अब जो कंसोलिडेटेड नंबर सर आप लोगों के सामने मैं टोटल एक बार दोबारा से रिहाइज करता हूँ, उसके बाद हम लोग एक एक कमेंट आपसे लेते हैं। टोटल जो मेरे सामने प्रेस रिलीज है इनकी, इन्होंने की हाइलाइट्स में दिया है कि टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 2,55,996 करोड़। अब इसमें कई सारे एडजस्टमेंट होंगे डिफर्ड टैक्स की, सारी चीज़ों के, जो कि वाई पे ग्रोथ दिखा रहा है। एबिटा भी 44,867 करोड़ है, जो कि वाई लेवल पे 30% की ग्रोथ दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ बेटर मार्जिन इन पॉलीमर और हाई प्राइसिंग इन स्प्रेड, और डीजल का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखें, जो पैट इसको मान के चले 19,878 करोड़, इसमें भी एडजस्टमेंट लगाएंगे तो थोड़ा सा नीचे आएगा, जो कि वाई 30% की ग्रोथ दिखाता है। अब अगर इन 3 नंबर को खाली ले सर मोटे तौर पे, कि एक कंपनी जो क्वार्टरली 40-45 हज़ार करोड़ का एबिटा कर रही है, 17-18 हज़ार करोड़ का नेट प्रॉफिट कर रही है, और स्टॉक उसका पिछले कितने दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, बालिका सर? आई थिंक जो अंडर परफॉर्मेंस था वो शायद हो चुका है अभी। नाउ दिस सॉर्ट ऑफ अर्निंग्स, क्लियरली यहाँ से आउट परफॉर्मेंस शुरू होना चाहिए, एंड पॉसिबली इस बाउंस बैक में भी आई थिंक रिलायंस विल अगेन लीड फ्रॉम द फ्रंट। मुझे लगता है कि आई मीन व्हाटएवर डाउनसाइड वी हैव सीन, आई थिंक दैट्स ओवर। इनफैक्ट यहाँ पे मेरा जो प्राइस टारगेट था पहले का, आई मीन इंक्लूडिंग जियो फाइनेंशियल, मेरा जो टारगेट था इट वाज 3,200। इवन नाउ आई एम कीपिंग द सेम टारगेट एक्स जियो फाइनेंस। ओके, चलिए एक क्विकली छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आएंगे तो इस चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे। करें रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूसरी तिमाही के नतीजों पर जो अभी अभी आए हुए हैं, और उसको हम लोग एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नंबर कैसे हैं और बाजार उसको किस तरीके से देखेगा। तो आप कुछ सरसरी तौर पे एक बार फिर से रख देते हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पे 2,55,996 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है कंपनी ने। ये टोटल रेवेन्यू है सभी प्रकार के बिजनेसेस को मिला करके। इसी प्रकार से इस क्वार्टर में कंपनी का एबिटा 44,867 करोड़ था, जो कि 30% की वाई ग्रोथ दिखा रहा है। और इस क्वार्टरली एबिटा में जो है रिलायंस रिटेल का एबिटा 5820 करोड़ है। ये सारे नंबर्स जो मैं रीड कर रहा हूँ ये हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है उससे बेटर दिख रहे हैं। और ये ट्रांजिशन में जो 5G ट्रांजिशन कंपनी ने किया है उसमें इंडस्ट्री लीडर है ये। उन्होंने पूरा लगभग सबसे फास्टेस्ट तरीके से 5G में ट्रांजिशन किया है, लेकिन अभी उसकी चार्जिंग इन्होंने ज़्यादा शुरू नहीं की है। साथ ही जियो भारत की मोबिलिटी, जियो एयर फाइबर जिन्होंने हाल ही में भी लॉन्च किया है, उन सबके कन्वर्जन यहाँ पे शुरू हो रहे हैं। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए। धर्मेश जी, नंबर्स लार्जली आपने देख लिए हैं, क्या आपको लगता है कि इसको मार्केट कैसे एसेस करेगा, और क्या आपने अगर अब तक कुछ मन बनाया हो इसके बारे में, कैसे लग रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, देखिए नंबर्स तो उम्मीद से बेहतर ही आए हैं, और
अगर मोटा मोटी इसको पुट डाउन करें तो इनका जो जियो प्लेटफॉर्म्स है ये आने वाले 2-3 साल में जो इनका रन रेट है 30 से 32% के आसपास इनका प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन का ग्रोथ रहेगा। जो अभी 30% के आसपास कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ के 45-40% हो जाएगा FY26 तक। ये जो ट्रेजेक्ट्री हम लोग नेक्स्ट अप्रोच किया था उस हिसाब से चल रहा है। रिटेल जो है वो 10-12% के आसपास ग्रो करता रहेगा। सबसे बड़ा जो यहाँ पर कैच पॉइंट आ गया है वो गैस का है। KG-D6 से जो इन्होंने वापस से गैस प्रोडक्शन चालू किया है और 30 MSCMD की जो बात कर रहे हैं, अगर वो अचीव कर लेते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन आ सकता है करीब 12 से 15 हज़ार करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी में। और रिफाइनिंग सेगमेंट जो ऑयल टू केमिकल सेगमेंट है, ये पॉलीमर के प्राइसेस, पेट्रोल के प्राइसेस के हिसाब से, ऑयल के प्राइसेस के हिसाब से अप डाउन करते थे। अगर स्टेबल भी रहे तो आप समझ लो कि वहाँ पर 40-45 हज़ार करोड़ का प्रॉफिटिबिलिटी वहाँ पर आएगा। तो FY26 का जो हम लोग का अनुमान है करीब 1 लाख करोड़ की प्रॉफिट का अनुमान है। उस हिसाब से अगर वैल्यूएशन का 20 का भी मल्टीपल दे तो 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप होता है इसका, और अभी 15 लाख करोड़ के आसपास ये चल रहा है। तो आराम से 25 से 30% का अपसाइड इस स्टॉक में दिखता है बेस्ड ऑन FY26 अर्निंग्स। और ये जो ट्रेजेक्ट्री है ये मेंटेन्ड है, इनफैक्ट ये बीट है इस बार के नंबर्स। और मुझे लगता है ये आने वाले दिनों में जिस तरीके से आरपूस तो नहीं बढ़ेंगे बट वॉल्यूम के बेसिस पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो जियो प्लेटफॉर्म्स में बढ़ेगा। तो जियो प्लेटफॉर्म्स विल बी मेन प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइवर। और FY26 तक मुझे लगता है 45 से 46% का जो कंट्रीब्यूशन है एबिटा में वो जियो प्लेटफॉर्म से रहेगा, ना कि इनका ऑयल टू केमिकल सेगमेंट से रहेगा। सो ओवरऑल इट्स अ गुड लॉन्ग टर्म पोजिशनल बाई। 3,100 के प्राइस टारगेट के जो वैल्यूएशन का 20 का पी मल्टीपल देते हैं वो निकल के आता है, और उसके लिए बने रहने की सलाह देगी। यही रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंटों को भी दी है बेस्ड ऑन द फर्स्ट कट एनालिसिस। ओके, आपने केजी की बात की तो मैं उसका थोड़ा आपको बता दूं कि सेकेंड क्वार्टर में KG-D6 का जो प्रोडक्शन 68.3 BCF था, जिसमें 65% की YOY ग्रोथ देखने को मिली है। और MJ फील्ड में से इंक्रीमेंटल जो ग्रोथ हुई है उसको अगर आप मिला लें तो पूरा R क्लस्टर और सैटेलाइट क्लस्टर की टोटल फील्ड, तो टोटल जो KG ब्लॉक का बनता है वो 29 MMSCMD बनता है लगभग, जैसे आप चर्चा कर दें। और इसमें थोड़ा मार्जिन कंप्रेशन हुआ ऑयल टू गैस में, वो इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने MJ फील्ड में पैसे लगाए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उसमें रैंप अप किया है, कमीशनिंग की है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दबाव है। हालांकि स्टिल 72% का एबिटा मार्जिन उन्होंने क्लॉक किया है यहाँ पे। तो KG से जो आप एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले 1-2 क्वार्टर के अंदर वो फुली रैंप अप होता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। बालिका सर, रिएक्शन मंडे को क्या हो सकता है इसमें, या आप अपने कोई टारगेट बना रहे हो? तो टारगेट तो मैंने ऑलरेडी दे चुका हूं मैं 3200 का। दिस इज क्लियरली लाइक अ लॉन्ग टर्म ये टारगेट। इस फाइनेंशियल ईयर तक के लिए सर? इस फाइनेंशियल ईयर आई मीन टिल मार्च मुझे लगता है कि वी शुड सी लेवल्स ऑफ अबाउट 2700 to 2800। ओके, और लाइक मंडे को आई एम क्लियरली एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 7500 रुपीस सॉर्ट ऑफ गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग इसमें हो सकती है। अवस्थी सर, ये जो ये कह रहे हैं कि जियो वाला प्लेटफॉर्म और प्लस ऑयल वाला, इनका सबसे बड़ा ग्रॉसर होगा एक या 2 क्वार्टर के अंदर। उसका रीज़न ये बता रहे हैं कि जो पूरा कन्वर्जन हुआ है उसके बाद ही इसको और कैपेक्स नहीं करना पड़ेगा शायद अब। तो आपके टारगेट और रिएक्शन मंडे क्या हो सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से रिएक्शन तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में मेरे हिसाब से प्राइस में कुछ भी बिल्डअप नहीं है। जहां तक टारगेट्स का सवाल है, हम अभी भी मानते हैं कि 2950-3000 रुपए के आसपास की SOTP आती है। और अगर कंपनी आगे चल के कोई बड़े निर्णय अपने सुनाती है रिन्यूएबल वाली स्पेस में, मुझे लगता है वहां से एक फर्दर किकर आ सकता है वैल्यूएशन को, क्योंकि अभी भी SOTP में वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मुझे लगता है वो एक स्पेस है जो आने वाले समय में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन एडिशनल जो ग्रोथ का है वो क्रिएट कर सकती है। 1-2 क्वार्टर कहना तो थोड़ा मुश्किल है, बट मुझे लगता है रिटेल भी एक स्पेस है जहां अगर कंपनी डिसेंटली ग्रो कर पाती है, जिस टाइप का कैपेक्स उन्होंने किया है, तो उसका बहुत बड़ा फायदा आपको मिलना चाहिए। वहां पे भी एक वैल्यूएशन अपटिक आ सकती है। बट मेजर ट्रिगर मुझे लगता है कि जो रिन्यूएबल वाली स्पेस है वहां से आनी चाहिए रिलायंस के लिए। बियॉन्ड दैट वो मेरे टारगेट के ऊपर शायद उसको ले जाए 3000 के ऊपर भी। बट इनिशियली मुझे लगता है कि अभी अगर आप SOTP मान रहे हैं FY25 के नंबर्स पे भी, तो लगभग 2950-3000 रुपए के लक्ष्य लेके आपको चलने चाहिए, जो एक डिसेंट अपसाइड है फ्रंट लाइन लार्ज कैप स्टोरी में। और मंडे का रिएक्शन भी मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, रिटेल वाली बात करें, इसमें 2-3 पॉइंट इंटरेस्टिंग बताऊं आपको। 18,650 इनके स्टोर हो चुके हैं
471 और खोले क्वार्टर के दौरान। ये एक बड़ा मेहनत सा फॉर्मेट बनता जा रहा है कि ऑनलाइन आजियो भी है और 18,500 स्टोर, मतलब अनबिलीवेबल है। 26 करोड़ का फुटफॉल था, ये अपने आप में रिकॉर्ड भी है और कंपटीटर से बहुत ज़्यादा है, मतलब ये तो रिटेल की तो बड़ी मैसिव ग्रोथ यहाँ पे देखने को। डिजिटल कॉमर्स में भी ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पे देखने को पड़ी। 19% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन डिजिटल कॉमर्स से इसमें आता हुआ दिख रहा है। तो नेट नंबर हमारे अनुमान से बेटर है और हमारे एनालिस्ट को पसंद आ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मंडे को मार्केट इसको कैसे इस पर रिएक्ट करता है, क्या थम्सअप देता है या क्या प्राइस निकल के आते हैं, सब कुछ हम देखेंगे। डिस्क्लोजर ध्यान रखिएगा, ये जो चैनल आप देख रहे हैं ये रिलायंस का है, तो कोई भी एक्शन करने से पहले आप अपने और किसी एडवाइज़र से एक राय ज़रूर ले लीजिएगा। सभी मेहमानों को सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और रिलायंस के रिजल्ट एनालाइज करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।